नाज़रीन, पाकिस्तान के आज के हालात की बात हो रही है। अब ये एक प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है, इसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम आपको दिखाएं भी इसकी कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो भी, और सेठी साहब से डिस्कस भी करें। जो 2011 का इंडेक्स है, मैं एक दफ़ा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, फिर आगे चल के हम सेठी साहब से इसको डिस्कस भी करते हैं। इसे आपको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर के 110 ममालिक इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान का 107वां नंबर है। काफ़ी अलार्मिंग है। ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनके अंदर डिटर्मिन किया गया है पाकिस्तान का परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की इसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, और तहफ़्फ़ुज़ भी है, सिक्योरिटी भी है। तो ये सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये 2011 को आपने देखा। अब मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप पिछले जो 3 साल हैं वो भी देख लें, उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी। तो वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 2008 में क्या पोजीशन थी पाकिस्तान की इन टोटल, और उस वक्त क्या रैंकिंग थी। 2008 में 104 ममालिक में से 85 नंबर पर था, 85th नंबर था पाकिस्तान का। और 2009 में 104 में से 99th नंबर था पाकिस्तान का। और 2010 में 110 में से 109 नंबर पर था पाकिस्तान। शायद अगर देखा जाए तो 2% जो है, या 2 इसके स्केल जो है वो बेहतर हुआ है। अब इसी 2011 के ऊपर हम फोकस करते हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो आपने ये पिछले 3 साल का भी देखा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना डिप आया है, नीचे गए हैं हम, लोग तो बड़े आराम से कहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट का कसूर है सारा, तो क्या इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, या सिर्फ मेनली पुअर गवर्नेंस या गलत तर्ज हुक्मरानी की वजह से ये हुआ है? नहीं, इसमें दो मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि 2007-2008 में अभी भी उस वक्त भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। वो मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हो रहा था। उनके दौर में 5-6-7% तक इकोनॉमिक ग्रोथ गई और 2008 में फिर गिरनी शुरू हुई। अगर आप 2007 का इंडेक्स इसमें नहीं है, अगर वो देखते तो शायद वहाँ और भी बेहतर आपको सिचुएशन नज़र आती। तो एक तो फैक्टर इस किस्म के इंडेक्स में होता है कि ग्रोथ कितनी हो रही है। दूसरा फैक्टर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या हाल है। और आपने देखा कि 2007 से लेके 2011 तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। पहले वो इंस्टेबिलिटी रही वो जुडिशल मूवमेंट की वजह से, उसके बाद फिर 2008 में आपने देखा ये अफ़गानिस्तान और तालिबान की वजह से 2008-2009 ऑपरेशन शुरू हुए, टेररिज्म शुरू हुई। अब हम दुनिया को बताते फिरते हैं कि 30,000 लोग मारे गए हमारे। फिर ये सेक्टेरियन वॉरफेयर ये भी ज़्यादा शदीद हो चुका है। तो इस किस्म के जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से आपका ये इंडेक्स जो है वो गिरा है। दूसरी, एज आई सेड, कि उस वक्त 6-7% ग्रोथ हो रही थी पिछले 3 साल से, 2-2.5, 3 उस पर हम गिरे हुए। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं इसमें। अच्छा, अच्छा। इसमें मगर एक और फैक्टर भी है, उसकी बाद में मैं बात करूंगा। ठीक। अच्छा सेठी साहब, अगर इस सर्वे को, इस इंडेक्स को हम देखें इस वक्त, सबसे पहले अगर हम इकॉनमी की बात करें, मईशत की बात करें, तो उसमें पाकिस्तान 96 नंबर पर है 110 ममालिक में से। ऑब्वियसली काफ़ी अलार्मिंग है ये, और ये कुछ अच्छे स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं हैं, काफ़ी अलार्मिंग है। इसमें बुनियादी वजूहात कौन से इंडिकेटर्स हैं आपको लगता है कि ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, मईशत के फेज में? देखिए, पहले आपको एक सवाल रह गया, उसका जवाब आपने पूछा, इसकी जिम्मेदारी सारी आसिफ जरदारी की हुकूमत पे एग्जैक्टली। गिरती है कि नहीं। देखिए, जहां तक तो ये टेररिज्म का मामला है, इसकी जिम्मेदारी तो फौज पे है। इसकी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी की हुकूमत पे नहीं है, क्योंकि ये सारी पॉलिसी जो है ये फौज कंट्रोल कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये आसिफ जरदारी की हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुश्किल फैसले थे जो इनको पहले साल कर लेने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं किए, और वो पोस्टपोन करते गए। और बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आपको याद होगा कि कितने फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब है कि वो शौकत तरीन साहब थे, वो जब चले गए उसके बाद आपने देखा कितनी मिसमैनेजमेंट चल रही है। और कुछ जाहिर है ओवरहैंग था कि जो इनहेरिट किया था इन्होंने मुशर्रफ के ज़माने से, क्योंकि आखिरी स्टेजेस में मुशर्रफ साहब की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। और क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस साथ साथ चल रही थी, पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ, तो इसलिए इकोनॉमिक की तरफ शौकत अजीज़ ने और मुशर्रफ के फाइनेंस मैनेजर्स ने तवज्जो नहीं दी आखिरी स्टेजेस पे, और वो आसिफ जरदारी की हुकूमत ने इनहेरिट किया था। तो मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी, ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हुई और लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत, इन दोनों के शोल्डर्स के ऊपर रेस्ट करती है। एक ने लॉ ठीक। एंड ऑर्डर ठीक नहीं रखा, और
सबके साथ झगड़े लिए हुए और मिसमैनेजमेंट हो रही है, और दूसरे टोटली करप्ट, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट कोalition गवर्नमेंट और उसके पार्टनर्स जिनको सब वक्त खुश रखना पड़ता है खिला पिला के। तो दोनों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सेठी साहब, ये बड़ा दिलचस्प बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जब बात करते हैं, वो कहते हैं हम क्या करते हैं, मुश्किल फैसले हमारे एलाइज ही नाराज हो जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ो तो कोई कोalition छोड़ के चला जाता है, कोई कहता है RGST ना लगाओ, तो वो भी बेचारे पिटते ही रहते हैं। ये सही कह रहे हैं, ये दे आपने बड़ा अच्छा, ये भी गुड पॉइंट, ये सही कहते हैं वो कि आपको याद होगा जब फाइनली बहुत प्रेशर पड़ा आसिफ ज़रदारी की गवर्नमेंट के ऊपर, और मैं समझता हूँ फिर फौज से भी प्रेशर था कि भाई खुदा का खौफ करो, इकोनॉमी को तो ठीक करो, और IMF भी भागने लगी, और अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर आया कि भाई हम तो आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, मगर आप अपने पैसे खुद तो कोई इकट्ठे करें मुल्क के अंदर, वहाँ तो टैक्स ही कोई नहीं देता और करप्शन इतनी ज़्यादा है। तो फिर आसिफ ज़रदारी हुकूमत ने, हफीज़ शेख साहब ने ये प्रपोजल दिया कि जी अब हम वो GST लगाना चाहते हैं और इसको ठीक करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, और उस वक्त इनके कोalition पार्टनर्स और ऑपोजिशन किसी ने साथ नहीं दिया, आपके ताजरान बरादरी ने भी साथ नहीं दिया, कोई टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, और आसिफ ज़रदारी की गवर्नमेंट सॉरी करके भाग गई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो आगे बढ़ते तो उनको सपोर्ट नहीं मिलना था, फाइनेंस बिल पास ही नहीं होना था। अच्छा सेठी साहब, आप जरा जल्दी से, हम क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अब 1 मिनट है, ये मईशत में हम 96 पर हैं, इसके मेन इंडिकेटर्स क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ खराब हो रही है? देखिए मेन इंडिकेटर तो ये है कि आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, ऊपर से 2-2.5% पे आप चल रहे हैं, फिस्कल डिफिसिट बढ़ रही है, आप उधार ले रहे हैं अपने बैंकों से, स्टेट बैंक से, अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं, फिर कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, ऊपर से IMF के उसने आना था आपको कोई 11.2 या 3 बिलियन डॉलर्स, उसका एक प्रोग्राम चल रहा था आपकी मदद के लिए, वो उसमें से आपने कोई मेरा ख्याल है 7-8 तो ऑलरेडी ले लिया है, 3-3.25 रहता था, उसके लिए कुछ काम करना था, वो आपने किया नहीं, टैक्स लगाने थे लगाए नहीं, कुछ सफाई करनी थी मुल्क के अंदर वो नहीं की, और वो IMF चली गई है, वो भी पैसे नहीं आ रहे हैं, ऊपर से आपकी जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो गिर रही है। इसी वजह से आज अनाउंस किया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो क्रेडिट रेटिंग है कि आप -B पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलजुल के हैं, और ऊपर से फिर अब आपने कह दिया, अमेरिका के साथ भी झगड़ा ले लिया, आपने कहा हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। अभी हाल ही में आपने देखा रुपया जो था 87 से 90 के चला गया था अगेंस्ट डॉलर, और फिर स्टेट बैंक को इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ी, और अरबों रुपए का नुकसान हो गया स्टेट बैंक का, क्योंकि उन्होंने फिर पैसे डालने पड़े डॉलर को और रुपये को स्टेबल करने के लिए। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है, और अब आप के आगे इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं, आपने 2-3-4 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ IMF को अगले 2 साल में देने हैं, और उनसे लेने के लिए आप काबिल नहीं है। तो ये इस किस्म के मसले अब आपके बढ़ रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकें, क्योंकि अभी कुछ हिस्सा है जो हमने डिस्कस करना है, लेकिन कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स भी शामिल हों और इस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। सेठी साहब, अभी मुझे किसी ने मैसेज किया है और कहा ये है कि जी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कह रही है हमारा BOP ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक है, और इनफैक्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमें तो अब IMF की ज़रूरत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहा पैसा, तो ये क्या बात है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? नहीं, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, वो बात ये अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि मेकिंग ए वर्च्यू आउट ऑफ वाइस, मतलब अगर तर्जमा किया जाए तो ये कि अगर कोई बुरी खबर आए तो वो हज़म ना हो, और समझना है कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो उसको अच्छी खबर में तब्दील कर दिया जाए ताकि लोगों को हज़म हो जाए। तो ये वही है कि हम भीख मांगने गए हुए थे वाशिंगटन, आपकी पूरी टीम आई हुई थी यहाँ पहले भी, और कुछ चक्कर लगाते रहते हैं, यार महीने पहुँचे हुए होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन वगैरह वगैरह, और यहाँ आके ये मतलब है वो बातें चाते करते हैं, मगर इनको फ्लैट रिफ्यूज़ल हो गया IMF की तरफ से। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि IMF को समझाया जाए कि भाई हमारे ये मजबूरियाँ हैं, ये है वो है, हम ठीक करेंगे, हमें पैसे दे दें, और मगर IMF ने रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने यहाँ तक कि स्टेट डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया, गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि IMF के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और वहाँ से भी इनको ये पैगाम मिला कि नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे IMF के ऊपर, आप अपना घर ठीक करें, फिर IMF भी आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हमें तो ज़रूरत ही नहीं है IMF की, पहले भीख मांगने जाते हैं, फिर कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब वहाँ से ना हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये बात करते हैं 2 चीज़ों की, कहते हैं जी देखें 2.5% तो है, अगले साल 3-3.5 पे हम आ जाएंगे, कोई फिक्र की बात नहीं, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए जी, हमारी वो रिमिटेंसेस बड़ी ठीक ठाक चल रही हैं, जो कि फैक्ट है,
कि पहले 8 बिलियन के करीब आपको होम रेमिटेंसेज आते थे पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट वर्कर्स के से, फिर वो 9 पे पहुंची, अब को 10-11 पे पहुंचे हुए हैं। तो मतलब है उसके साथ काफ़ी इट्स अ बिग चंक। वो आपको बहुत हेल्प करते हैं ये रेमिटेंसेज, और आपकी रुपए को स्टेबल रखते हैं और स्टेट बैंक को स्ट्रांग रखते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है हमारी, अल्लाह खैर सल्ला, एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ रही है और सरप्लसेस हो रहे हैं और एक्सपोर्टेबल वीट राइस वगैरह एक्सपोर्ट्स की भी यहाँ इम्कान है एंड सो ऑन। तो ये दो फैक्टर्स लेके और ये समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक ठाक हम कर लेंगे। दरअसल ये होगा नहीं। अभी हाल ही में एक मजमून लिखा अपने फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन अशफाक खान साहब ने। वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा खैर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की तो बात वो हमेशा ही करते हैं, मगर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ग्लोबल इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है और ग्लोब में भी रिसेशन आई हुई है, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी हो सकता है। मोटी मोटी बात, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, पैसे नहीं है इनके पास जंगें भी करने के लिए, इसीलिए विड्रॉ भी कर रहे हैं और इसीलिए आपको भी तंग कर रहे हैं। बिलियन 2-2 बिलियन डॉलर्स के ऊपर ये लड़ाई झगड़े कांग्रेस में होंगे और इसीलिए तंगी है यहाँ भी, नंबर 1। नंबर 2, यूरोप के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस है, ग्रीस की, आयरलैंड की, पोर्चुगल की एंड सो ऑन, जहाँ की वो बेल आउट, पहले यहाँ अमेरिका में बैंक्स को बेल आउट किया गया, बहुत से टैक्स पेयर्स मनी वहाँ चली गई, अब वो बैंकक्रप्ट इकोनॉमीज हैं उनको बेल आउट करने की प्लान्स बन रहे हैं। उसकी वजह से और भी स्लो डाउन हो जाएगी, स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और इसके साथ हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा और हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर भी असर पड़ सकता है। जब स्लो डाउन ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी। इस वक्त अमेरिका में नियरली 10% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि कहते हैं हिस्टोरिकली इतना कभी ज्यादा नहीं हुआ। तो ये रिसेशन जो है वर्ल्ड की, इसका पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए गौर से देखना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं आप। अच्छा सेठी साहब, हमारे साथ काफी देर से कॉलर हैं सुभान साहब कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, सवाल कीजिए। जी सेठी साहब से मेरा सवाल है कि ये हम सब तब्दीली की बात करते हैं, जबकि तब्दीली जो है ना वो एक जिस पार्टी पर नजर है और हमारे पाकिस्तान में वो ट्रेंड है कि वो सारे वो एक टाइफोन जो इलाके के सरदार, कबायली, नवाब या वडेरे होते हैं वो लेते हैं और पुराने वडेरे वगैरह सारे हमारी पुरानी 2 पार्टियों के पास हैं। तो तीसरी पार्टी पर जो नजर है उनके पास तो इस तरह का कोई बंदा है नहीं, तो तब्दीली कैसे आएगी? बहुत शुक्रिया। कैसे आएगी सब? हाँ जी, मत वो कहते हैं तब्दीली कैसे आएगी? तो नहीं तो क्या आर्गुमेंट क्या उनकी? वो कहते हैं वो ये कह रहे हैं जिस पार्टी पर नजर है, यानी कि वो हाल में इशारा कर रहे हैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि भाई उनके पास तो ना ऐसा कोई वहाँ कोई विनिंग कैंडिडेट है, कोई ऐसा लीडर नहीं है वहाँ पर जो उनको पेट्रोनाइज करे, तो तब्दीली कैसे आएगी? वहाँ पर तो चंद गिनी चुनी जमातें हैं बलोचिस्तान के अंदर जिनके पास हिमायत है। मतलब उनका ये कहने का है कि पावर स्ट्रक्चर जो है इस वक्त वो है फ्यूडल्स, जागीरदार, सरमायादार और ट्राइबल सरदारों के पास। वो तो बरकरार हैं। इमरान खान साहब कैसे तब्दीली लाएंगे, इनको कैसे हटाएंगे और पार्टी कैसे बनाएंगे इनके बगैर, और अगर बनाएंगे तो कहाँ है वो, नजर तो आ नहीं रही है। तो इस किस्म की बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये जो तब्दीली ये प्रेसिडेंट ओबामा अमेरिका में भी बड़ी बात होती थी, तब्दीली, सारे नौजवान तबका यहाँ उनकी कैंपेन में लगा हुआ था। वो आगे से वो फुस हो गया आके, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि वो हिलने नहीं देता। और इमरान खान साहब ने भी इसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं दी है। उनका ख्याल है वो आएंगे, बटन दबाएंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। अफसोस इसी बात का है कि उम्मीद इतनी है कि तब्दीली आनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, मगर जो सॉल्यूशंस हमारे लीडर्स स्पेशली इमरान खान साहब, उन्होंने भी सॉल्यूशंस की तरफ कोई बात नहीं की, हवा में बातें हो रही हैं। और इसीलिए यही तनकीद हो रही है कि भाई अब कोई सोची समझे फॉर्मूले होने चाहिए, हमें ठोस बात करें किस तरीके के साथ, कैसे। एक चीज कहते हैं मैं बंद कर दूंगा, अच्छा जी कैसे बंद करेंगे, इसके रास्ते में ये रुकावटें, उनको कैसे टैकल करेंगे। तो एक एक सवाल के ऊपर 1-1 घंटा का जवाब हमें चाहिए डिटेल्ड कि किस तरीके से करेंगे। नहीं तो वही होगा, मुशर्रफ आए तब्दीली आ रही है, अयूब खान आए तब्दीली आ रही है, बेनजीर आई तब्दीली आ रही है। अरे भाई कहाँ गई तब्दीली? दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। और ये जज्बा तो अपनी जगह पे ठीक है, मगर सोच कहाँ है, पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ है, वो नजर ही नहीं आ रही कहीं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सेठी साहब, अमजद साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सर मेरा नजम साहब से ये सवाल है कि इमरान खान तो एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, मगर उनके साथ जो टीम है, अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो काफ लीग से हैं, नून लीग से हैं, पीपल पार्टी से हैं। चेहरे तो वही हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही जागीरदार वही हैं। ये इमरान खान जो है पाकिस्तान के निज़ाम को दुरुस्त कर पाएंगे? मेरा नजम साहब से यही सवाल है।
जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि एक मूवमेंट बनाना है, एक पार्टी बनानी है। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो लोग ज्वाइन करेंगे, जाहिर है ये वो लोग हैं जो कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टीज में जगह नहीं मिल रही, टिकट नहीं मिलेंगे, वो इधर आएंगे या जाना नहीं वहां चाहेंगे। इसमें से कुछ साफ लोग होंगे, कुछ साफ नहीं होंगे, सब पहुंचेंगे वहां। अब क्या इमरान खान साहब के पास इतनी अकल है, इनके जो एडवाइजर्स हैं इतना है कि इनमें से साफ लोगों को ले लें, ये ना देखें जीत कौन सकता है हार कौन सकता है। बिकॉज आपने देखा करप्ट लोग भी जीतते हैं हमारे मुल्क के अंदर। इनफैक्ट जो लोग जीतते हैं वो करप्शन की वजह से ही जीतते हैं, पैसे खाते हैं और खिलाते हैं और फिर वोट्स को इकट्ठा करते हैं और ये बरादरियां और इस किस्म के फैक्टर्स को वो अप्लाई करते हैं। अगर इमरान खान साहब की यही मेन कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ वो तब्दीली लाना चाहते हैं, एक नौजवान साफ शफाफ पार्टी बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रही है कि कैसे डेंट मारा जाए पावर स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर वही अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती का शिकार। सबसे बड़ा खतरा इमरान खान साहब की पार्टी जो बनने जा रही है उसको यही होगा कि कौन इसको ज्वाइन करता है, किसको ये अलाउ करते हैं ज्वाइन करना, किसको दूर रखते हैं, कैसे कैंडिडेट्स लेके आते हैं, उनको कैसे सपोर्ट करते हैं और वो किस चीज़ों में यकीन रखते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए। अच्छा शेरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िर कोशिश की कि आज ये दो अहम टॉपिक्स थे, इंडेक्स भी काफ़ी अहम था, आपको उसके हवाले से बताया जाए, एजुकेट किया जाए। शेरी साहब से भी काफ़ी डिटेल में बात हुई। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।